हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रत्ना साहू जी की लिखी हुई पारिवारिक कहानी का चौथा भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 3 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। पहले आप शांत रहिए, अभी तो इतना खुश थे, अचानक इतना गुस्सा क्यों? आपका खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं रहता? रहता है माँ, लेकिन इस लड़की की वजह से हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं। मुझे नफरत हो गई है इस लड़की से, सच में माँ, बिल्कुल सच में। तो फिर उसे देखते ही अचानक चेहरे पर सुकून क्यों आ जाता है? और जब नफरत है उससे तो बेचैन होकर क्यों भागे उसकी मदद करने, वो भी बिना कुछ मुझे बताए। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुसीबत में थी इसीलिए गया था। अगर उसकी जगह कोई और भी लड़की रहती तो मैं जरूर जाता। सच, हाँ बिल्कुल सच। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज भी आप दिल में उसके लिए जगह बनाकर रखे हैं। उसके लिए मन में प्यार है, एक एहसास है, तभी तो उसकी इतनी फिक्र है। नहीं तो मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी केयर टेकर को इतनी फैसिलिटीज देते हुए जितनी कि आपने उसे दिया है। अगर वो खुद से चली भी जाती तो क्या होता? ऐसा तो नहीं कि उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आने जाने की आदत नहीं है। इसे मैं क्या समझूं? माँ बस करिए, जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करता हूँ। मेरे दिल में उसके लिए प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ नफरत है, गुस्सा है। तो फिर किसे प्यार करते हैं? जयंती से? किसी से भी नहीं। सभी लड़कियाँ एक जैसी होती है, उससे प्यार की उम्मीद करना ही बेकार है। सोच समझ कर बोलिए, सभी लड़कियों में आपकी बहन भी आती है। माँ, मेरी बहन के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता, अंगुली नहीं उठा सकता, वो सबसे अलग है। सबसे अलग तो वो लड़की भी है जिसकी फिक्र आपको है। खैर ठीक है, अभी आप गुस्से में हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। कहेंगी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलकर कृष्ण सीधे अपने कमरे में आ गया। माँ सही तो कह रही है, मुझे उसकी फिक्र क्यों होती है इतनी? मैं क्यों चला गया उसकी मदद करने? नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। उस लड़की से मैं नफरत करता हूँ, मुझे उससे कोई प्यार नहीं है। गुस्से के मारे वो कमरे में रखा सारा सामान इधर उधर फेंकने लगा। तभी उसकी नज़र पापा के हार चढ़ी तस्वीर पर गई। देखते ही फोटो को सीने से लगाकर फुट फुट कर रो पड़ा। नहीं, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम्हारी बर्बादी की वजह मैं बनूंगा। मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा, ना तुम्हारे परिवार वालों को छोड़ूंगा, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इधर बेड पर लेटी पुष्पा कृष्ण के बारे में सोच रही थी। पता नहीं ये चाहता क्या है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, समझ नहीं पाती हूँ। लेकिन जो भी हो, आज ये अगर नहीं आता तो पता नहीं क्या होता, मेरा और मेरे बाद मेरी बच्ची का। सोचकर डर के मारे सिहर गई। थैंक यू भगवान जी उसे भेजने के लिए। फिर कृष्ण का जबरदस्ती उसके पैरों में मरहम पट्टी करने वाली बात याद आ गई। सोचकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। मन गुदगुदा गया, धड़कनें अनायास ही बढ़ गई। इसने इतनी मदद की और मैंने एक थैंक यू तक नहीं कहा। क्या करूं? कॉल करके थैंक यू बोल दूं? नहीं, वो कुछ और मतलब निकाल लेगा, फिर कहीं सुनाया तो। चलो कॉल कर लेती हूँ, अगर कुछ बोला तो बहाना बना दूंगी कि आप ठीक ठाक पहुँचे या नहीं, ये जानना था। और फ़ोन नंबर डायल करने लगी। अचानक रुक गई। जाने दो, कॉल नहीं करूँगी, मैसेज कर देती हूँ। लेकिन मैसेज करना ठीक नहीं लग रहा। ओफ़ो, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं डिसाइड क्यों नहीं कर पा रही हूँ। छोड़ देती हूँ, ना कॉल करती हूँ ना ही मैसेज। कल घर जाकर थैंक यू बोल दूंगी। इसी उधेड़-बुन में वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई और कमरे में वॉक करते हुए कृष्ण के बारे में ही सोचने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खोला तो कामिनी थी। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही तुझे? कल छुट्टी है, जागी तो तू भी है, तुझे क्या हुआ, अब तक सोई क्यों नहीं? कृष्ण के ख्याल ने दिल में धमाल मचा दिया है। नींद चैन सब छीन लिया है उसने। ये सब होना भी वाजिब है। आज तो मैं उसकी आंखों में कुछ ज्यादा ही फिक्र देखी तेरी। जब देखो तब तू कृष्ण पुराण लेकर क्यों बैठ जाती है रे? मैं उसके बारे में कुछ नहीं सोच रही।
अरे जब लाइफ में परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले तो भला नींद कैसे आएगी। पुष्पा ने जानबूझकर बात बदल दी। अरे तू उस शराबी रूपक की बातों से डर रही है। अरे वो तो हर दूसरी औरतों के लिए ऐसा बोलता है, उसकी बातों को लेकर इतना मत सोच। अगर हुआ भी तो गली में और भी लोग हैं ना। मैं तो बस ये बात करने आई थी कि आज मैंने जो तेरे लिए उसकी आंखों में फिक्र देखी है, जिस तरह से उसने तुझे सही सलामत घर तक छोड़ा, उससे तो वो भला इंसान लग रहा है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके मन में भी कुछ न कुछ है। मैं तो कहती हूँ अगर ऐसा है तो उसके साथ लाइफ में मूव ऑन कर ले। सेट अप कामिनी, जस्ट सेट अप। कुछ भी बोलती है यार, तुझे सच्चाई पता है उसने क्या किया और क्या सब कहा। मैं उसे अब तक जानती नहीं, पहचानती नहीं और आगे बढ़ जाऊं। और तो बात की एक बात, अब मैं किसी और का हाथ नहीं थामने वाली। मेरा दिल अब दोबारा फिर से किसी के लिए नहीं धड़केगा, किसी के लिए नहीं, कभी नहीं। लेकिन तुझे देखकर तो लग रहा है कि धड़कनें उथल-पुथल मचा रही है, बेहिसाब शोर कर रही है। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है। फिर तूने अभी जो देखा उसके बेस पर अंदाजा मत लगाओ। मैं पूरा टाइम रहती हूँ, मैं जानती हूँ उसका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है। मुझे अभी भी लगता है कि वो अपने घर में काम देने के पीछे कोई ना कोई मकसद है। कभी-कभी इतना परेशान करता है, इस तरह सुनाता है जैसे लगता है किसी बात का बदला ले रहा है। उसकी आंखों में मेरे लिए फिक्र हो ही नहीं सकती। अगर है तो उसके लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो दिन में हुई सारी बातें बता देती है। फिर भी कामिनी को नहीं लगता कि कृष्य ऐसा कुछ करेगा। फिलहाल अभी सो जा, ज़्यादा मत सोच। मैं नहीं सोच रही। अब मुझे खुद से ज़्यादा पुण्या के बारे में सोचना है, इसकी लाइफ के लिए। फिर कामिनी निकल जाती है और पुष्पा वापस बेड पर आकर लेट जाती है। अगली सुबह सूर्य की रोशनी आंखों पर पड़ी तो कृष्य की आंखें खुली। वो पापा का फोटो सीने से चिपकाए ही सो गया था। वो फोटो को रख एक नज़र कमरे में बिखरे सामानों पर दौड़ाई। फिर उठकर सामान को यथावत रखा और कमरे से बाहर निकल गया। माँ के कमरे में जाने से पहले फ्रेश होने चला गया। वो फ्रेश होकर जब निकला तो गुनगुना पानी लेने के बहाने रसोई में चला गया, ये देखने कि वो आई है या नहीं। रसोई में नहीं थी तो याद आया, अरे कैसे आएगी, मैंने ही तो रात में आने से मना किया था। चलो अच्छा है नहीं आई, नहीं तो शायद आज मैं अपने पास गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और जो नहीं बोलना चाहता शायद वो भी बोल देता। तब तक रमेश पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाया। अच्छा काका सुनिए, केयर टेकर नहीं आएगी, माँ का खाना पीना देख लीजिएगा। जी ठीक है। वो पानी का गिलास लेकर माँ के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। बेटा अब तक पुष्पा नहीं आई, आज आने में उसे देर क्यों हो गई? माँ आज वो नहीं आएगी, मैंने उसे आने से मना कर दिया था। लेकिन क्यों बेटा? कल रात उसे चोट लग गई थी, गिर गई थी, इसीलिए मैंने आने से मना कर दिया। जब तक ठीक नहीं होगी तब तक नहीं आएगी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। माँ मैं वानी को बोल देता हूँ 2-3 दिन आपके लिए मैनेज कर ले। नहीं भाई नहीं, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। अभी मैं कॉलेज बंक नहीं करूँगी, बहुत पढ़ाई मिस हो जाती है। और कैसी केयर टेकर रखे हैं आप, जो आए दिन कुछ ना कुछ होता है उसे। अच्छा ठीक है, तुम कॉलेज जाओ, मैं घर से काम कर लेता हूँ। इधर पुष्पा उठी तो सबसे पहले बेटी को फ्रेश किया, स्कूल भेजा और सोचने लगी, आने से तो मना किया, क्या करूँ, जाऊँ या नहीं, चली जाती हूँ। फिर वो रेडी होकर निकल गई। बच्ची को स्कूल भेज पुष्पा फ्रेश हुई, वो भी अपने काम पर निकल पड़ी। इधर भोपाल में जयंतिका अपने पापा के साथ खूब बहस हो रही थी। तुम इतने दिनों बाद आई, मुझे तो लगा शायद कृष्य के संग बात बन गई, नजदीकियां बढ़ गई तो दोनों साथ में हो। अगर साथ नहीं थे तो फिर इतना समय कहाँ लग गया, कहाँ थी? क्या पापा, मैं छोटी बच्ची हूँ जो आपको सब कुछ बताती रहूं। कहाँ थी? अपने दोस्तों के साथ थी। जिस दोस्त ने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया, अगर मेरी बात सुनी होती तो आज एक अच्छी लाइफ कृष्य के साथ जी रही होती। तुम भी नामी गिरामी बिजनेस वूमन होती, तुम्हारा भी अच्छा खासा नाम होता। सही कहा पापा, आपकी बात नहीं सुनी, लेकिन आज जो भी हो रहा है ना, सिर्फ आपकी वजह से। क्या जरूरत थी बिना सोचे समझे उसको बिजनेस पार्टनर बनाने की? सब आपकी गलती है, आपकी वजह से हुआ है। बिना सोचे समझे नहीं, बल्कि बेहद सोच समझकर उसे अपना पार्टनर बनाया।
उसे देखते ही मुझे पता चल गया था कि ये लड़का बहुत आगे तक जाएगा। बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि का धनी है वो, लेकिन सारा गुड़ गोबर तुमने कर दिया। यूं ही नहीं, मैंने तुम्हारे लिए उसे चुना था, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही कब है। पापा, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। बस मैं चाहती हूँ कि आप किसी तरह या तो उसे मेरी लाइफ में वापस लेकर आइए, या नहीं तो उसका बिजनेस डाउन कीजिए। अगर घी सीधी अंगुली से नहीं निकल रही तो अंगुली टेढ़ी कीजिए, पर कुछ कीजिए। यूं शांत मत बैठे रहिए, उसने बड़ी बेइज्जती की है मेरी। तुम मेरी बेटी है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन तू जिसकी हकदार है वही मिलेगा, और मैं उसे कुछ नहीं कर सकता। आज वो जो भी है अपनी बदौलत है और अपने बलबूते पर। मैंने उसे राह दिखाई, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता उसने खुद ढूंढा है, तय किया है, और वो मुझे अपने पिता सा मान देता है। मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मेरा भी कुछ रेपुटेशन है, अगर बात बाहर निकली तो लोगों के बीच मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। आपको अपनी बेटी के जीवन से ज़्यादा उस लड़के की और आपके रेपुटेशन की पड़ी है। आप शांत रहिए, मैं नहीं रहने वाली। बोलकर गुस्से में तमतमाकर जयंती अपने कमरे में चली जाती है। इधर पुष्पा जब कृष्य के घर पहुंची तो सबसे पहले वो सविता जी के पास गई। सविता जी उसे देखकर चौंकी। आज तो ये नहीं आने वाली थी, फिर क्यों आ गई? अगर कृष्य ने देख लिया तो कहीं गुस्से में उल्टा सीधा ना सुना दे। काकी, आ जाने में देर हो गई, मैं अभी झटपट आपके लिए चाय बना लाती हूँ। अरे कोई बात नहीं, पहले बताओ तुम कैसी हो? मुझे पता चला तुम्हें कल रात को चोट लग गई, अब कैसा है? और तुम नहीं आने वाली थी, फिर क्यों आई? छुट्टी लेती तो फिर घर पर आराम करती ना बेटी। नहीं काकी, अभी चोट ठीक थी, इसीलिए तो आ गई हूँ। मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बेटा सुनो, मैंने चाय नाश्ता तो कर लिया है, फिर भी तुम एक कप चाय बनाकर ले आओ और मुझे थोड़ी देर गार्डन एरिया में घुमा दो। जी काकी, बिल्कुल। बोलकर वो झटपट रसोई में गई, मन में सोचते हुए कि अब तक तो कृष्णा ऑफिस चला गया होगा, जब शाम को आएगा तभी उसे थैंक यू बोल दूंगी। लड़की है तो बड़ी प्यारी, किसी को भी एक नज़र में भा जाएगी, दिल में उतर जाएगी। मेरा बेटा भी कहीं ना कहीं अब भी इससे प्यार करता है, तभी तो इसे अपने घर में लाया है। पर पता नहीं वो इसके साथ आगे बढ़ पाएगा या नहीं। कल रात की नाराजगी देखकर तो दोनों को साथ करना आसान नहीं लग रहा, लेकिन चलो मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी। बेटे को मनाऊंगी कि जो बात बीत गई उसे भूलकर आगे बढ़े। पुष्पा रसोई में आई तो रमेश काका ने कहा, आप आ गई, लेकिन आज आप नहीं आने वाली थी। हाँ, पर अब मैं ठीक हूँ, इसीलिए आ गई। बोलकर वो गैस पर चाय चढ़ा दी। दूसरी तरफ रमेश काका पोहे बना रहे थे। काका, ये पोहे आप किसके लिए बना रहे हैं? मेरा मतलब कि सब तो चले गए फिर? वो साहब घर पर ही है, उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। क्या हुआ, आज काम पर नहीं गया? मन में सोची। अब तक ऑफिस नहीं गए? आप छुट्टी पर थी, इसीलिए आज वो घर से काम कर रहे हैं। फिर वो प्लेट में पोहा डालकर कृष्य को देने चला। पुष्पा ने चाय थोड़ी बढ़ा दी, एक कप चाय सविता जी को देकर आई और बोली, काकी आप चाय पीजिए, तब तक मैं एक काम निपटा कर आती हूँ, फिर आपको घुमाने ले चलती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, जाओ। फिर वो झटपट रसोई में आई और एक कप चाय लेकर कृष्य के कमरे में चली गई। उसके कदमों की आहट महसूस करते ही कृष्य को काफी सुकून मिला, लेकिन अगले ही पल उसकी त्योरियां चढ़ गई। शांत लेकिन नाराजगी भरे लहजे में कहा, आप तो आज नहीं आने वाली थी, मैंने मना किया था, फिर क्यों आई? हाँ, पर आ गई। फिर उसने चाय टेबल पर रखा और कहा, कल रात मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। ये सुनते ही कृष्य उठकर खड़ा हो गया। किससे पूछकर यहाँ आई आप, और क्यों? हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यह सुनकर पुष्पा जरा सकपका गई। वो मैं तो बस आपको थैंक यू बोलना था, इसीलिए आ गई। चाय आपने बनाई है? हाँ, वो काकी के लिए चाय बना रही थी तो मैं आपके लिए भी लेकर आ गई। ठीक है, चाय के लिए थैंक यू। बोलकर उसने चाय का कप नीचे फर्श पर गिरा दिया। पुष्पा की आंखें बड़ी हो गई। रात तो इतना अच्छा बिहेव कर रहा था, अचानक से कौन सा दौरा पड़ गया? वह कुछ बोलती उससे पहले ही कृष्ण ने उसकी कलाई को पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ दिया। सच में थैंक यू बोलना था या कोई और बात है? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप अपना इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में है। कल रात आपकी थोड़ी सी मदद क्या कर दी, अच्छे से बात क्या कर ली,
आपकी तो रंगत बदल गई, अलग ही रूप देखने को मिल गया। मेरे मना करने के बावजूद आप चली आई। इतना ही नहीं, मेरे कमरे तक आ गई। अगर मैं आज कुछ और मदद कर दूं तो आप बेड जबान संभाल कर कृष्य मल्होत्रा, वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। अरे मैं तो बस थैंक यू बोलने आई थी, मुझे नहीं पता था तुम इतनी घटिया हो, तुम्हारी सोच इतनी वाहियात है। तुम भले एक सफल बिजनेसमैन हो, लोगों की नज़र में अच्छे हो, पर वास्तव में बड़े ही घटिया इंसान हो। अरे तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? छी, थू, जबान कुछ ज्यादा नहीं चलता है आपका, बोलकर उसका जबड़ा कसने लगा। लेकिन उससे पहले ही उसने अपने सैंडल का हील उसके पैर में धंसा दिया। वह कलाई छोड़ दी और दर्द से तड़प उठा। पहले ही कह चुकी हूँ, मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझना। हद में रहो, वरना मेरा सिर्फ नाम पुष्पा है, बाकी मैं फूल जैसी नहीं, कांटों सी हूँ, बिल्कुल कांटों सी। मुझे छेड़ने की कोशिश करोगे तो जीवन में कांटे ही कांटे बीत जाएंगे तुम्हारे। अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो बैठो, आमने सामने बात कर सोल्व करते हैं। इस तरह बात किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सनकी पागल कमीना कहीं का। बोलते हुए वो कमरे से तेजी से बाहर निकल गई। तुम सच में कांटा ही हो। मेरी लाइफ में तुम्हारी वजह से पहले ही इतने कांटे बिछ चुके हैं, अब और नहीं बिछने दूंगा। बाहर आकर उसने अपनी कलाई को देखा। गोरी कलाई एकदम लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो सुन्न पड़ गया हो। कुत्ते हार्ड मांस का बना है या पत्थर का, समझ में नहीं आ रहा है। लग रहा है मानो कलाई बेजान हो गई। कृष्य के पैर में भी बहुत दर्द हो रहा था। उसने एक बार पैर को सहलाया, फिर बाहर निकला और तुरंत पुष्पा को कमरे में खींचकर ले आया। लगता है इस बार सैंडल चुभाना नहीं लगाना पड़ेगा आपको। छोड़ो, मुझे बाहर जाने दो। चुप, बिल्कुल चुप। अभी बाहर जाने की जरूरत नहीं। नहीं, मुझे जाना है, काकी को गार्डन एरिया में घुमाना है। नहीं, तुम अभी माँ के पास नहीं जाओगी। अगर माँ की नज़र उसकी कलाई पर चली जाएगी तो बेमतलब बात बढ़ेगी। कृष्ण उसकी कलाई की तरफ देखते हुए मन में बोला। पुष्पा को समझते देर नहीं लगी। तुरंत कहा, क्यों, डर लग रहा है कि कहीं काकी ने मेरी कलाई देख ली तो फिर? कृष्ण मल्होत्रा किसी से नहीं डरता। उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, ठीक है, फिर मैं बाहर जाती हूँ। बोलकर वो आगे बढ़ने लगी, लेकिन उससे पहले ही कृष्ण ने दरवाजा बंद कर वहीं डोर से लगकर खड़ा हो गया। कृष्ण दरवाजे से लगकर हाथ बांधे खड़ा हो गया। चुपचाप हटिए दरवाजे से, मुझे बाहर जाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्यों? और यह क्या बदतमीजी है? मुझे काकी को गार्डन एरिया में लेकर जाना है तो मुझे जाने दीजिए। ये तो यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। और मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। अगर करने लगा तो आप झेल नहीं पाएगी। फिलहाल आप बाहर नहीं जा सकती। एक बात और, यहाँ आई अपने मन से है, पर जाएगी मेरे मन से जब मैं चाहूँगा। क्यों, डर लग रहा है? अगर काकी ने देख लिया तो उन्हें आपकी करतूत पता चल जाएगी। कृष्ण मल्होत्रा किसी से नहीं डरता। फिर ठीक है, काकी जब तक शब्द पूरा करती उससे पहले ही कृष्ण ने उसका मुंह जोर से दबा दिया। उसने काफी कोशिश की उसका हाथ हटाने की, परंतु हटा नहीं सकी। दर्द के मारे आंखों में आंसू छलक आए। कृष्ण ने जब उसकी आंखों में आंसू देखा तो तुरंत हाथ हटा लिया और दरवाजे से हट गया। पुष्पा झटके में कमरे से बाहर निकल गई। कलाई के निशान देखकर उसे एहसास हो गया कि चेहरा भी जरूर लाल हो गया होगा, तो उसने मुंह पर दुपट्टा बांधे झटपट वॉश बेसिन के पास गई और मुंह धो लिया। फिर सविता जी को व्हील चेयर पर बिठाकर घुमाने ले गई। घूमते समय सविता जी जो कुछ भी पूछती, सबका जवाब तो पुष्पा दे रही थी, परंतु उसकी बातों से लग रहा था कि वो बोल कुछ और रही है पर दिमाग में चल कुछ और रहा है। उन्होंने पूछा भी, क्या बात है बेटा? तुम आई थी तब बहुत खुश लग रही थी, अचानक उदास हो गई। क्या हुआ क्या? सविता जी को आशंका हो गई कि कहीं गुस्से में इस लड़के ने कुछ कह तो नहीं दिया। हे भगवान, कहीं सच में इसने कुछ कह दिया होगा तो बात बनने की बजाय बिगड़ जाएगी। कुछ देर घुमाने के बाद पुष्पा ने वापस उसे कमरे में बेड पर बिठाकर वापस अपने काम में लग गई। सविता जी ने देखा वो काफी उदास दिख रही थी। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं लग रही? पुष्पा थोड़ा सामान्य होने की कोशिश की। हाँ काकी, जरा तबीयत गड़बड़ लग रही है।
तो फिर तुम जाओ बेटा, जरूरी नहीं बीमार होकर काम करना, यहाँ इधर सब मैनेज हो जाएगा। और हाँ, अब पूरी तरह ठीक होकर ही आना। ठीक है काकी, मैं 2-3 दिन की छुट्टी ले लेती हूँ, ठीक हो जाऊंगी फिर आऊंगी। फिर पुष्पा ने सविता जी को दवाइयाँ सब देखकर झटपट अपना बैग उठाया और निकल पड़ी। इधर कृष 2-3 बार अपने कमरे से बाहर आकर देखा कि कहीं ये माँ को सब कुछ बता तो नहीं रही, लेकिन जब वो माँ के पास नहीं दिखी तो निश्चिंत होकर अपने काम में लग गया। काम करते हुए उसकी आंखों के सामने पुष्पा का आंसू भरा चेहरा बार बार आ जाता और वो बेचैन हो जाता। मन को स्थिर करने की कोशिश करता, पर सारे प्रयास विफल हो रहे थे। ओफो, मुझे खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? जो मैं चाहता हूँ वो क्यों नहीं कर पा रहा? उसकी थोड़ी सी भी परेशानी क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहा? ये लड़की मेरे दिलो दिमाग पर हावी होती जा रही है। कुछ देर बाद उसने रमेश काका को बोलकर लंच अपने कमरे में मंगवा लिया। बाहर नहीं निकला, कहीं माँ कुछ पूछ ना ले। करीब 4 बजे के आसपास उसने ड्राइवर को कॉल किया कि आज केयर टेकर को जल्दी घर छोड़ देना। तो पता चला आज वो जल्दी निकल गई। कृष्य को एक बार फिर गुस्सा आ गया। इस लड़की की इतनी हिम्मत, इतना दबाव बनाने के बाद भी बिना बताए निकल गई। कल आने दो, फिर बात करता हूँ। पूरे दिन जब कृष्य एक बार भी माँ के कमरे में नहीं गया और ना ही लंच के लिए बाहर आया, तो सविता जी का शक सच्चाई में बदलने लगा। उन्होंने तुरंत कृष्य को अपने कमरे में बुलाया। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? तुम घर से काम कर रहे हो मेरे लिए, लेकिन एक बार भी मेरे पास नहीं आया। माँ, मैं नहीं आया क्योंकि आपकी फेवरेट केयर टेकर आपके साथ थी, तो मैं भी अपने काम में व्यस्त हो गया। सच में? हाँ माँ, सच में। वैसे कहाँ है आपकी केयर टेकर? दिख नहीं रही, उसने जानबूझकर पूछा। वो घर चली गई। घर चली गई, पर क्यों? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे सुबह आई थी तो काफी फ्रेश और खुश दिख रही थी, लेकिन अचानक यहाँ कुछ देर बाद वो काफी उदास हो गई। कहीं आपने तो कुछ नहीं कहा? माँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? माँ हूँ आपकी, मुझे नहीं लगेगा तो किसी और को लगेगा। रग रग से वाकिफ हूँ आपके। माँ, वो हरकतें ही ऐसी करती है कि मुझे गुस्सा आ जाता है। गुस्से को काबू में रखो, नहीं तो। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, कल डॉक्टर आएंगे आपका रेगुलर चेकअप के लिए। कृष्ण ने बात को बीच में काटते हुए कहा। फिर रमेश काका को चाय बनाने के लिए बोलकर दोनों माँ बेटे ने चाय पी और कृष्ण वापस अपने काम में फिर से लग गया। रात के डाइनिंग टेबल पर कृषि ने कहा, माँ, कल डॉक्टर के जाने के बाद मैं भी ऑफिस चला जाऊंगा। कल जाना जरूरी है, लेकिन तुम ऑफिस जाओगे बेटा, फिर मुझे कौन देखेगा? क्यों, आपकी पुष्पा रानी तो रहेगी ना आपके साथ। और जब वो साथ में रहती है तो फिर हम दोनों भाई बहन की जरूरत ही क्या है आपको? वानी ने जरा तंज भरे लहजे में कहा। हाँ माँ, वानी बिल्कुल सही कह रही है, उसके रहते हमारू क्या जरूरत। दोनों की बातें सुनकर सविता जी ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। बात तो तुम दोनों की सही है, लेकिन वो 2-3 दिनों की छुट्टी पर है, तबीयत ठीक नहीं थी उसकी। माँ, लगता है आपकी पुष्पा रानी की इम्यून सिस्टम वीक हो गई है। आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं बीमार पड़ रही है वो। अरे, जब नहीं हो रहा तो क्यों काम करना, हटा दीजिए। कृष्ण ने एक बार फिर वानी की तरफ देखा और कहा। हाँ वानी बिल्कुल सही कह रही है, सच में हटा दूं उसे? तो और क्या, बिना मतलब उसे सर चढ़ाकर रखने की जरूरत नहीं, वानी ने कहा। अब सविता जी ने कृष्य की तरफ देखा। माँ, उसे हटाइए नहीं, लेकिन कम से कम उसे इस तरह सर पर तो नहीं चढ़ाकर मत रखिए। कृष्य की बातें सुनकर सविता जी के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ गई। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरे में गए। कृष्य बेड पर लेटे हुए पुष्पा के बारे में नहीं सोच रहा था। सच में उसकी तबीयत खराब है या बहाना करके गई है? कॉल करता हूँ, बातों से पता चल जाएगा। वो मोबाइल हाथ में लेकर एक बार पुष्पा को कॉल करने लगा, लेकिन हाथ रुक गया। क्या करूं, कॉल करके पूछूं? वो नंबर डायल करने लगा, तभी सौरभ का कॉल आया। हाँ सौरभ, बोलो। कृष्य, पुष्पा ने नोटिस दे दिया है। कैसी नोटिस? जॉब छोड़ने के लिए। और हाँ, उसने कहा है कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी के अनुसार 3 महीने की सैलरी भी जमा कर देगी। यह सुनकर कृष्य उठकर बैठ गया। क्या क्या कहा उसने? काम छोड़ रही है? पर क्यों? उसने कुछ रीजन बताया तुम्हें? कृष्य, रीजन आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
तो भी मुझसे पूछ रहे हैं। अरे मानता हूँ, हो सकता है वो लड़की आपकी शादी के लिए पेरेंट्स के ऊपर निर्भर है, पर आपके साथ तो ऐसा नहीं है। फिर क्यों इतना नाटक? सिर्फ एक बार हाँ कहिए। पास्ट तो आप जानते ही हैं, प्रेजेंट में जो भी है कल के कल पता कर लेता हूँ। और हाँ, इस बार उसके पापा तो यूं मान जाएंगे। अगर उन्होंने कुछ अड़ंगा भी लगाया तो उन्हें कैसे मनाना है हम पर छोड़ दीजिए। तो जाइए और कह दीजिए दिल में जो कुछ भी है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। कोई नहीं लगती मेरी वो, जो इतना तवज्जो दूं मैं। जाना है तो शौक से जाए, आई डोंट केयर। सौरभ जोर से हंस पड़ा। सौरभ, हंसना बंद करो। बंद कर दिया, पर क्या इससे सच भी बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सौरभ, आप ज़्यादा बोल रहे हैं। मुंह बंद रखो अपना। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ, लेकिन मुझे चुप होने से सब बदल जाएगा। आपके दिलों के एहसास, आपके जज्बात, दिल में जो धड़कनें शोर कर रही है, क्या वो कम हो जाएगा? उसके लिए जो फ़िक्र है, वो कम हो जाएगा? अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर क्या ज़रूरत थी उस रात बिना घर में किसी को बताए इतनी बारिश में जाने की, उसे घर तक छोड़ने की? इतना नहीं, ज़बरदस्ती उसके पैरों की मरहम पट्टी करने की, जो क्रिस मल्होत्रा अपने स्टाफ को आधे दिन की छुट्टी के लिए 100 सवाल करता है। उसने क्यों कहा कि जब तक आप पूरी तरह ठीक ना हो जाए, काम पर आने की ज़रूरत नहीं? बताइए। तुम्हारे सभी सवालों का जवाब बस यही है कि मैं बस इंसानियत के नाते कहा और किया, इसके अलावा कुछ नहीं। कब तक अपने दिल को तसल्ली देते रहेंगे? अरे जो हो गया उसे भूलकर आगे बढ़िए, और शायद भगवान भी यही चाहते हैं, तभी तो इतने वर्ष बाद फिर से आप दोनों मिले। ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कभी नहीं होगा। मत मानिए, जिद पर अड़े रहिए, लेकिन दिल का क्या करेंगे? उस पर जोर है। चलो फ़ोन रखो, मुझे अभी ज़्यादा बात नहीं करनी है, नींद आ रही है। ठीक है, मैं फ़ोन रख देता हूँ। वैसे नींद आ रही है या उड़ गई है? दिल में जो एहसास के बवंडर उड़ रहे हैं, उसको रोकना किसी के वश में नहीं होता कृष्य बाबू। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए और अपने दिल का भी, बोलकर सौरभ ने फ़ोन रख दिया। कृष्य भी फोन साइड में रखकर लेट गया। सोने की कोशिश करने लगा, पर सच में नींद उड़ चुकी थी। एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसने करवटें बदलकर अब पीठ के बल लेट गया। ज्ञान बांटने के लिए उसने बुक पढ़ने की कोशिश की, पर वो भी अच्छा नहीं लगा तो रख दिया। ध्यान बटाने की अनेकों कोशिश के बावजूद सौरभ की कही एक-एक बातें दिमाग में बिजली की भांति कौंधने लगी। वो अपने पिता के भरोसे है, तो आप क्यों नाटक कर रहे हैं? मेरा मुंह बंद करवा देंगे, पर क्या दिल के एहसास को रोक पाएंगे? दिल पर जोर है। ओफ़ो! ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो तुरंत उठकर लाइट ऑन किया और आईने के सामने खड़ा हो गया। जब से उसे दोबारा देखा है, सच में मुझे अपना दिल पर जोर नहीं, दिमाग पर काबू नहीं। उसे ना देखूं तो एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है। पर क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा होता है या उसे भी? माना कि शादी के लिए पापा पर निर्भर है, उनके अनुसार करेंगे। लेकिन क्या मुझे देखकर उसके दिल में कोई एहसास नहीं, फीलिंग नहीं, जज्बात नहीं? इतना हैंडसम दिखता हूँ, डेसिंग पर्सनालिटी है, लड़कियां तो मेरी एक झलक पाने के लिए बेताब रहती है। एक हाँ कहने भर की देरी है, सैकड़ों कदमों में आने को तैयार है, मर मिटने के लिए पागल है। पर क्या इसकी नज़रों में मेरी कोई अहमियत नहीं? मुझे देखकर क्या उसका दिल नहीं धड़कता? मन में हलचल सी नहीं होती? कोई बेचैनी नहीं होती? उसकी बातों से, उसकी नज़रों से तो हमेशा यही लगता है। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि वो अपने एहसासों को दबाने की कोशिश करती हो, मेरे सामने ज़ाहिर ना करती हो। खुद ही खुद से सवाल-जवाब कर रहा था। इधर नोटिस देने के बाद पुष्पा को काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था। उसके चेहरे को देखकर कामिनी ने कोहनी मारते हुए कहा, क्या बात है, बहुत खुश नज़र आ रही है। लगता है आज फिर मिस्टर मल्होत्रा जी आपको कार से ड्रॉप करने आए थे। भाड़ में जाए साले, कमीना इंसान। ऐसा क्यों बोल रही है? अरे उस दिन तो बड़ा केयर कर रहा था, तू भी खुश लग रही थी। अचानक क्या हो गया? पुष्पा ने फिर उसे सारी बातें बता दी। कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हें पहले से जानता है, तुमसे प्यार करता है? अरे चुप कर कामिनी, नशा फूंक ली है क्या? कुछ भी बोल रही है। अरे जान ना पहचान, मैं उसे कभी देखा भी नहीं। फिर कैसे हो सकता है? तूने नहीं देखा, पर हो सकता है
वो तुम्हें देखा हो, तुझे जानता हो, क्योंकि उसकी हरकतों से मुझे ऐसा लग रहा है। छोड़, जाने दे, वो जानता है तो जाने दे। 1 महीने के बाद मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ, और यह शहर भी। तुम्हें लगता है कि वो नौकरी छोड़ने देगा? सुनकर पुष्पा के माथे पर बल पड़ गया। अभी दोनों बातें कर ही रही थी कि दरवाजे पर जोर-जोर से ठक-ठक की आवाज आई। अरे कौन है? बोलते हुए दरवाजा खोला तो सामने रूपक की माँ गुस्से में फुफकार रही थी। क्या हुआ काकी? आप इस तरह, मेरा मतलब इतनी रात को कुछ काम था? अंदर लिए ना काकी, पुष्पा ने पीछे से कहा, पर वो अंदर नहीं आई, दरवाजे से ही हाथ हिलाकर बोली। अरे मुझे तुम जैसी औरतों से क्या काम, जिसके आगे नाथ न पीछे पगवा हो, जिसके पति का कुछ ठिकाना ना हो। बिना मर्द के खुला सांड बनी रहती है औरत। तू बस एक बात बता, अभी 2 दिन पहले तूने मेरे बेटे पर हाथ क्यों उठाया? ये तो अपने बेटे से पूछना चाहिए था ना काकी, और पूछने की जरूरत ही क्या है? सच्चाई तो आपको भी पता है, आपका बेटा कैसा है। कैसा है मुझे पता है, लेकिन उसने कुछ गलत तो नहीं कहा। देख कामिनी, मैं तुमसे कोई ज्यादा झगड़ा नहीं चाहती, सीधे सीधे बोल रही हूँ। हम सब सालों से गली में रह रहे हैं, पड़ोसी है, दोस्त ना सही, पर इससे कई पुराना रिश्ता तेरा मेरे साथ रहा है, और तू हमें बिना बताए सड़क पर से इसे उठाकर इसे इस गली में बसा दिया, और हमारा साथ छोड़कर इसका साथ दे रही है, जिसके ना घर का ठिकाना ना पति का। पता नहीं कहाँ से आई है, हमें तो उसके बारे में कुछ पता नहीं वो कितना सच बोल रही है और कितना झूठ। अब ये बता, अगर मेरा बेटा इसे पसंद करता है तो इसमें क्या गलत है? अरे इसे तो अपना भाग्य समझना चाहिए, हमारा एहसान मानना चाहिए कि मेरा बेटा बिना आगे पीछे कुछ जाने सोचे समझे इसका हाथ थामने को तैयार है। तुझे पता भी है लोग इसके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, किस नज़र से देखते हैं। इस सबसे तो अच्छा है कर लो मेरे बेटे से ब्याह और आ जाओ मेरी बहू बनकर। अरे किस चीज की कमी है मेरे पास? भले ही चोल में रह रही हूँ, लेकिन खुद का तो घर है मुंबई जैसे शहर में। अच्छी कमाई है, किसी चीज की कमी नहीं होगी तुझे। अकेले रहने से तो अच्छा है घर बस जाएगा। एक बच्चे की माँ है, कौन पूछेगा तुझे? और मेरा बेटा तो तुम्हारी बेटी को भी अपनाने को तैयार है, अपना नाम देने को तैयार है। काकी आपकी सारी बातें सही है, पर मुझे अब शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? ताकि 10 मर्दों को आकर्षित कर सके, घाट घाट का पानी पी सके। तू भले दिखती भोली है, लेकिन भोली तो है नहीं। पुष्पा की आंखें अब लाल हो गई, पर कुछ बोल नहीं सकी। काकी, भला ये क्या तरीका है बात करने का? कामिनी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश मत करना, अंजाम अच्छा नहीं होगा। देख, मैं फिलहाल जा रही हूँ, और मेरी कही बातों पर ध्यान देना और सोचना, और मैं भी गली के लोगों से बात करती हूँ, बोलकर वहीं से बाहर चली गई। रूपक की माँ की बात सुनकर वो दोनों परेशान हो गई। बाकी शब्द तो जो भी हो, लेकिन उसका ये कहना कि आते जाते 10 लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, उसकी इस बातों में पूरी सच्चाई थी। पुष्पा की शारीरिक बनावट, कद-काठी बहुत ज्यादा आकर्षक था। एक बच्चे की माँ है, ये देखने में पता नहीं चलता था। 28 की एज में भी 22 की दिखती थी। 4 साल पहले जब कामिनी के साथ वो इस चोल में रहने आई थी, तब से ही अनेकों नजरें उस पर टिकी हुई है। आते जाते लोग घुरते हैं, फप्तियां कसते हैं, पर ये रूपक तो खुलेआम कभी रास्ता घेर लेता है तो कभी घर तक आ जाता है। पुष्पा सब कुछ भली भांति जानते हुए भी नजरअंदाज करती आ रही है, परंतु रूपक की माँ की बात सुनकर मन काफी बेचैन हो गया। पुष्पा को बहुत चिंता होने लगी, क्या करूं क्या नहीं। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। इस गली में है तो ये परेशान कर रहा है, पीछे पड़ गया है। जॉब पर वो कृष है, अब जाए तो जाए कहाँ? सच में एक अकेली औरत का रहना, अपना जीवन चलाना आज के समय में बहुत ही मुश्किल है। चल ज्यादा मत सोच, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। फिलहाल सो जा, किसी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो बताना। कामिनी ने कहा तो पुष्पा उसका हाथ पकड़ ली और जोर से सिसक उठी। क्या हुआ? क्यों इतना मन छोटा कर रही है? हिम्मत रख, सब ठीक होगा। पता है, मैं पिछले 10 सालों से यहाँ रह रही हूँ। जब मैं भी यहाँ आई थी तो कुछ साल तक मुझे ही यूं ही परेशान किया था, और अभी कर रहे हैं। तूने देखा ना रूपक की माँ की बात, इसीलिए तो मैं कहती हूँ किसी का हाथ थाम ले, मूव ऑन कर ले। नहीं कामनी, अब नहीं, अब जो है पुण्य ही है।
उसी की परवरिश अच्छे से करनी है, लेकिन याद रहे बच्चे की परवरिश में पिता का होना भी ज़रूरी होता है, पर मैं उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होने दूँगी। मैं अपनी बेटी को इतना प्यार दूँगी कि पिता की याद ना आए। पर मुझे बोल रही है तुम्हारे बच्चों की भी तो पिता नहीं है, तुमने तो मूव ऑन नहीं किया। मेरी स्थिति तुमसे अलग है, मेरे ससुराल वाले ना सही मायके वाले मेरे साथ हैं, फिर मेरे बच्चों को समझ आ गई है, बचपन में उसने पिता को देखा है, तुम्हारे बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं है इसीलिए मैं बोल रही हूँ, फिर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, एक बार जरूर सोचना। ठीक है अपना ध्यान रख मैं चलती हूँ, बोलकर कामिनी उठने लगी तो पुष्पा ने उसका हाथ पकड़ लिया। थैंक यू कामिनी मेरा साथ देने के लिए, अगर तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता। जब से घर छोड़ा है तब से लगता है माँ बाप के साथ भगवान भी नाराज है। सिर्फ दुख ही दुख देख रही हूँ। इन 4 सालों में मैंने क्या क्या नहीं झेल लिया। सुख चैन आराम की रोटी लगती है, अब कभी नसीब नहीं होगा। पता नहीं मेरे दिन कब बदलेंगे, मेरे भाग्य में सुख अब लिखा भी है या नहीं। देख जो संघर्ष लिखा है जीवन में वो तो तुम्हें करना ही है, लेकिन जीवन का यही नियम है, हमेशा एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो सुख भी जरूर होगा। जो दुख दिया है तो दुख से उभारेंगे भी वही। दुख उन्होंने नहीं दिया है, मैंने खुद से ले लिया है। लेकिन एक बात बता पुष्पा, तू यहाँ इस शहर से निकल कर जाएगी कहाँ? हर जगह तो लोग ऐसे ही मिलेंगे। यही संघर्ष करना होगा, अकेली रहेगी तो। कहीं भी देखती जाओ अकेली औरत को लोग इसी तरह की नजरों से देखते हैं। वही तो मैं भी सोच रही हूँ कहाँ जाऊँ क्या करूँ। एक काम कर वापस इंदौर चली जा। पुष्पा सकपकाते हुए, क्या इंदौर चली जाऊँ? पर कैसे, किस मुंह से? फिर मुझे क्यों रहने देंगे अपने घर में, जो नाम तक सुनना नहीं पसंद करते? अरे बहन, वो तुम्हारे मम्मी पापा का घर है। थोड़ा डांटेंगे फटकारेंगे, 2-4 दिन नहीं खाना देंगे, नहीं बात करेंगे, लेकिन बाकी दुनिया से तो सुरक्षित रहेगी वहाँ। कुछ दिनों की नाराजगी फिर सब ठीक, और वहाँ तो तुम्हारी बहुत पहचान है, आराम से अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो फिर कहाँ तुम और तुम्हारे बच्चे किसी पर निर्भर रहेंगे। अरे कम से कम रहने को सुरक्षित जगह तो मिल जाएगी, सर पर छत मिल जाएगा। तुम्हारी बातों में दम तो है। ठीक है मैं इस बारे में एक बार सोचूंगी। अब चल सो जा, कल बात करेंगे, बोलकर कामिनी भी अपने कमरे में गई और पुष्पा भी, परंतु उसे नींद नहीं आई। वापस अपने शहर इंदौर जाने के ख्याल आते ही कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गई, पुरानी यादों में खो गई। बचपन से लेकर कॉलेज तक के दिनों की सारी यादें एक एक कर चलचित्र की भांति आंखों के सामने आने लगे। नहीं कामिनी ठीक कह रही है, वहां जाऊंगी तो कुछ दिनों की नाराजगी, फिर अगर सब ठीक हो गया फिर तो खुद के साथ बच्ची का भविष्य अच्छा हो जाएगा। सोचकर मन अब हल्का हो गया था, सुकून मिल रहा था। अभी अभी जो रूपक की माँ कहकर गई थी कृष्य का व्यवहार, वह बात क्षण भर के लिए दिमाग से निकल गया था। अब वो चैन की नींद सो रही थी। अगली सुबह जब कृष्य माँ के कमरे में गया तो वहां सौरभ भी पहले से आ चुका था। इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर में जी नहीं लगता है? अब नहीं लगता है तो क्या करे, अब आपका जैसा तो कोई है भी नहीं दिल लगाने वाला। ना तो पहला प्यार है और नहीं माँ जो मुझे डांटे फटकारे, सही गलत का राह बताए। सुबह सुबह तुम भी शुरू हो गए। अच्छा माँ आज डॉक्टर आने वाले हैं। हाँ याद है बेटा, सुबह 9 बजे डॉक्टर आए और सविता जी का चेकअप करने के बाद कहा गुड, वेरी गुड, काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत जल्दी आप अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। सुनकर सविता जी के चेहरे पर खुशी और सुकून भरी मुस्कान तैर गई। कृषि को भी बहुत खुशी मिली। वानी भी पीछे से भाग कर आई। क्या कहा आपने डॉक्टर? माँ अपने पैरों पर फिर से खड़ी हो सकती है। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर ने कुछ और दवाइयाँ लिखी और कृषि से हाथ मिलाते हुए कहा फिलहाल जो उनकी देखभाल हो रही है वो होने दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आपकी माँ एक बार फिर अपने पैरों पर चल सकती है। जी बिल्कुल डॉक्टर, अगर सच में ऐसा हुआ तो इससे ज्यादा बढ़कर खुशी मेरे लिए और हो ही नहीं सकती। उसके जाते ही माँ बोली, यह सब उस पुष्पा की सेवा और देखभाल का नतीजा है। क्यों सिर्फ उसकी देखभाल से ही हुआ है? दवाइयाँ भी तो ले रही है। हाँ ले रही हूँ, पर वो तो पहले भी लेती थी, पर डॉक्टर ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। कृष्य भी कुछ नहीं बोला। कहीं न कहीं माँ की बातों में सच्चाई तेज थी, लेकिन वो परेशान हो गया।
कि वो अगर सच में नौकरी छोड़ दी तो फिर माँ का क्या होगा। अब किसी तरह उसे रोकना है। आपका कहना बिल्कुल सही है, पर पता है आपकी केयरटेकर तो 1 महीने में नौकरी छोड़ रही है। क्या छोड़ रही है? पर क्यों? मुझे लगता है ज़रूर इसी ने कुछ कहा है। आपको लगता है क्या सच इसी ने कहा है और उसने नोटिस भी दे दी है अगले महीने छोड़ देगी? नहीं, मैं ये नहीं होने दूँगी। माँ, आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। वो एक एम्प्लॉयी है, अब वो नौकरी छोड़ना चाहती है तो छोड़ सकती है। हम उसे जबरदस्ती नहीं रख सकते। कृष्य कमरे से बाहर निकलते हुए बोला। मन तो उसका भी अब हो रहा था कि पुष्पा किसी तरह नौकरी न छोड़े, लेकिन अब उसे रोके कैसे, ये समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद वाणी भी अपने कॉलेज के लिए निकल गई और सौरभ भी। तब सविता जी एक बार फिर कृष्य को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा सब बातें भूलकर मुझे कुछ नहीं सुनना, बस पुष्पा को मेरी बहू बनकर मेरे घर में हमेशा के लिए ले आइए। ऐसा नहीं हो सकता माँ। और फिर ये एक तरफा प्रेम है, उसके दिल में क्या है या बिना हम जानकर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। चिंता मत करे, इस एक तरफा प्रेम को 2 तरफा हम कर देंगे। और अब आगे हमें कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, बस पुष्पा हमें बहू के रूप में चाहिए। आप बच्चों की तरह जिद करना बंद कीजिए, अब यह पूरा नहीं हो सकता। मैं ऐसी-वैसी नहीं, एक बड़े बिज़नेस टाइकून कृष्य मल्होत्रा की माँ हूँ, जो अपनी माँ की हर जिद मांग पूरी करने के लिए जान लगा देता है, पूरा करता है और मुझे पूरा विश्वास है ये जिद भी ज़रूर पूरी होगी। फिलहाल आपसे ज़्यादा बात करना, बहस करना ठीक नहीं रहेगा। अपना ध्यान रखिए, मुझे अपने कमरे में काम कर रहा हूँ। रमेश मेरा नाश्ता बना दो, झल्लाहट भरी आवाज़ में काका को कहा और अपने कमरे में चला गया। होगा ज़रूर होगा, मुझे आपकी आँखों में चाहत दिख रहा है, उसे पाने की, दर्द भी दिख रहा है उसे छोड़कर जाने की। ये गुस्सा तेवर जो आपके चेहरे पर डेरा जमाकर बैठ गया है, वो वास्तव में गुस्सा नहीं, आपकी खींच है, जिसे आपने इतना प्यार किया, वो आपके घर में होते हुए भी आपकी नहीं है, आपके जीवन में नहीं है इस बात की। कोई बात नहीं, आप दोनों को एक करने की ज़िम्मेदारी मेरी। बहुत जल्द मैं आप दोनों को एक कर दूँगी। यह 1 महीना खत्म होने से पहले पुष्पा मेरी बहू बनकर इस घर में रहेगी। सविता जी मन में बोलकर मुस्कुराने लगी। तो दोस्तों आगे क्या हुआ? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।